वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको इंग्लिश में अगर कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए चैप्टर का नाम डाल लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम सभी लोग डाल लें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर का थोड़ा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं मैं। देखिए, आपको याद होगा जब चुंबकत्व प्रारंभ किया था तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड के प्रयोग से यह पता चला था कि यदि किसी चालक में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद आया? अच्छा देखो, अगर धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है तो क्या चुंबक गति करे विद्युत धारा बन सकती है? ऐसा भी तो सोचा जा सकता है भाई। अगर A इज इक्वल टू बी है, सुनिए, हो सकता B भी A के इक्वल हो, लेकिन जरूरी नहीं है। कभी कभी मान लो A B का ब्रदर है, A इज ब्रदर ऑफ B, तो जरूरी नहीं कि B इज आल्सो ब्रदर ऑफ A, सिस्टर भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं, लेकिन होने के चांस भी तो हो सकते हैं। ऐसा विचार आया था फैराडे के मन में। किसके नाम सुना? फैराडे ने सोचा कि यदि धारा प्रवाहित होना से, देखो धारा बहती है और चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो सकता है, तो क्या चुंबक में कुछ ऐसा किया जाए कि धारा पैदा हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कहा जाता है फैराडे ने 12 वर्ष तक प्रैक्टिकल किए, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। लंबा समय होता 12 साल, इतनी सी जिंदगी 12 साल खपा दिया इसी में, वो भी सक्सेस नहीं हुए। तो आदमी अंत फिर निराश हो जाता है ना। उन्होंने सोचे चलो कुछ और काम करते हैं, मतलब काम का मतलब ये नहीं कि खेती वेती करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल बदलेंगे। उन्होंने सोचा कोई नए कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, और अपने लैब के दरवाजे पे खड़े थे, बड़ा सा चुंबक लिए ऐसे ही, और अचानक उनके विचार में आया। तो कुल मिलाकर उन्होंने हताशा में, निराश होकर, जो चुंबक था वो ऐसे फेंका गया, हटाओ यार अब दूसरा कुछ करते हैं। तो चूंकि सर्किट से बैलेंस थे लैब में, तो वो जो मैग्नेट था वो किसी सर्किट के कॉइल से होकर के गुजरा अंदर से, मोशन में, फ्लो में। तो उस सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर अटैच था उसकी सुई हिली, और अगर गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप हुआ मतलब धारा प्रवाहित हुई। फिर उनके दिमाग में पूरी बात क्लियर हो गई और उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए हैं, वो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो ये इस चैप्टर का बैकग्राउंड हुआ। अब फिलहाल जो अभी टॉपिक आपको डालना है, हेडिंग, ये चैप्टर नाम तो डाल लिया आप लोगों ने। अब फर्स्ट हेडिंग जो हम पढ़ाने वाले हैं इसका नाम डालें सब लोग। देखो, आपको मैं वैद्युत फ्लक्स पढ़ा चुका हूं फर्स्ट यूनिट में, अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। हेडिंग डालें चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स इंग्लिश में अगर कहें तो कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो हेडिंग डाल दो। अब इसको विस्तार से समझते हैं भाई। इस टॉपिक को बहुत अच्छा समझने के लिए हमें पहले वैद्युत फ्लक्स पे थोड़ा सा चर्चा करनी होगी। फर्स्ट यूनिट में हमने आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया जिसमें गॉस की प्रमेय सिखाई है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखो, किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते थे। वहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। उसी के जैसी अगर परिभाषा बनाना चाहूं तो मैं कहूंगा किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं। देखो, मान लीजिए एक हमने इतना हिस्सा बना लिया, क्षेत्रफल है कोई, इससे होकर के ऐसे ये जो गुजर रही है, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? इस क्षेत्रफल ए से गुजर रही हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी इसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। तो पहली परिभाषा लिखिए, किसी निश्चित क्षेत्रफल से, किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली
किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस क्षेत्र के लिए चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स होगा। अच्छा, इसको गणित के हिसाब से अगर हम बात करें, गणितीय रूप में, तो देखो ध्यान रखना, अगर ये मान लीजिए पृष्ठ है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस पर लंबवत होता है, ये पढ़ा भी चुके हैं गॉस वाले में भी। और अगर मान लीजिए b की दिशा हमारी ये है, ये b की दिशा है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा अगर ये है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इनके बीच कोई ना कोई कोण आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो B और A, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A मतलब क्षेत्रफल सदिश, ये इनके बीच कोई कोण बना है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसे दर्शाएंगे फाई बी से। कैसे? अच्छा, वैद्युत फ्लक्स कैसे दर्शाते थे? फाई ई होता था, याद है? वैद्युत फ्लक्स अगर तुम्हें याद है देखो, तो उसको हम फाई ई लिखते थे और वो ई डॉट ए होता था। क्या होता था? क्षेत्र, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? फाई होता था। अब यहां पर हम फाई बी की बात कर रहे हैं, तो फिर ई की जगह बी हो गया, लेकिन ए की जगह ए रहेगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है और जो क्षेत्रफल सदिश ए है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट माने अदिश गुणन, डॉट माने हाँ, इनका जो अदिश गुणन होगा वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। डॉट ओपन करते हो तो क्या लिखते हो? किसी को याद है ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता, तो ये बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा जो कोण है वो किसके किसके बीच का कोण माना जाएगा? बी और ए के। तो अभी गणितीय परिभाषा में बताने वाला हूं, तो अगली लाइन में लिखिएगा, गणितीय रूप में, यहां पहले लिखनी है परिभाषा, बाद में सूत्र आएगा। गणितीय रूप में, गणितीय रूप में चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश A का अदिश गुणन, अदिश गुणन चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई और सफिक्स में बी लिख देना। फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। अब सूत्र लिख लो इसके बाद, फाई बी बराबर बी डॉट ए या फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, इतना नोट कर लो आप लोग। देखिए सूत्र तो हमारा आ चुका है। सूत्र हमारा फाई बी बराबर क्या निकला? बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। सूत्र के उपरांत हमारा काम होता है मात्रक। अच्छा, अगर हम मात्रक बनाना चाहें, देखो भाई ली, तो हम मात्रक किससे किससे बना देंगे? बी से और ए से। बी माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके तमाम मात्रक सिखाए मैंने तुम्हें, जैसे टेस्ला, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, गॉस। खैर अभी हम यहां टेस्ला से बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? बी का मान लो टेस्ला लिख दिया और गुणा में मीटर वर्ग।
लेकिन इसका अपना एक अलग मात्रक, स्वतंत्र मात्रक भी है। इसी को हम अथवा करके लिखेंगे वेबर। वेबर क्या लिखेंगे? वेबर। ये फाई का मात्रक है वेबर। फाई का मात्रक क्या? अब देखो फाई बराबर बी इंटू ए होता है। अगर इसका मात्रक वेबर लिख दिया मैंने और ए का मात्रक मीटर वर्ग लिख दिया मैंने, तो बी का मात्रक देखो एक क्या बना यहां से बताओ? वेबर पर मीटर स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? ये बी का था मात्रक, यहीं से बना था, इसी सूत्र से बना था। फाई बी का जो मात्रक है वो वास्तविक तौर पे तुम्हें क्या लिखना है? वेबर। क्या लिखना है? वेबर। डब्ल्यू बी से लिख सकते हो। तो ये मेन मात्रक है। अच्छा, सीजीएस मात्रक भी होता है इसका। अगर कोई तुमसे पूछ दे भैया सीजीएस मात्रक लिखो, तो आप लिखोगे मैक्सवेल। क्या लिखोगे? मैक्सवेल इसका सीजीएस मात्रक है। ठीक है। खैर अभी तो ये बात हम ये बता ही रहे हैं तुम्हें। मात्रक भी लिख सकते, देखो 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं भी लिख लो। 1 इंटू 10⁸ मैक्सवेल होता है। कितने होता है? ये 1 वेबर का मान है तुम्हारा। ठीक है, देखो मात्रक हो गया। अब क्या निकालना चाहिए मुझे? विमा। क्या निकालनी चाहिए? विमा यानी विमी सूत्र। तो हम कहेंगे फाई बी का विमी सूत्र। फाई बी का विमीय सूत्र। अगर विमी सूत्र बनाना है मुझे तो सूत्र की आवश्यकता है पहले तो सूत्र पहले लिखो। फाई बी का क्या था? बी इंटू ए। अगर हमें बी का मात्रक पता हो, ए का मात्रक रख ले, तो इससे विमा बन सकती है। बी का वो मात्रक लिखेंगे जिसका नाम था न्यूटन अपान एम्पियर मीटर था एक, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यहां से 1 मीटर ऊपर नीचे कैंसिल हुआ तो न्यूटन अपान एम्पियर, और ऊपर बचेगा 1 मीटर कि नहीं बताओ? न्यूटन मीटर अपान एम्पियर। अच्छा एक बात समझो, न्यूटन का क्या होता है? विमी सूत्र। और मीटर का एल, और एम्पियर का मिला दो सबको, m/2t-2a-1। ये विमी सूत्र हो गया। अच्छा अगर तुमसे कोई पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स या गुरुत्वीय फ्लक्स सदिश राशि है या अदिश, तो क्या बताओगे? अदिश है या सदिश? कौन सा? कैसे जान गए? डॉट प्रोडक्ट से आंसर आया। किससे आया? देखो अगर कभी किसी सूत्र में डॉट से रिजल्ट आ रहा है, जैसे देखो, या गुणा होके कॉस थीटा आ रहा है, तो इस तरफ जो परिणाम है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती। कैसी? तो लास्ट में लिख देना कि भाई ये जो फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स, अभी तो हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, तो लास्ट में लिख देना चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स पाफल है भाई है, चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। अच्छा बच्चा, ये तो बात हो गई, इसको नोट कर लो। देखिए अब हम लोग इस चैप्टर के नाम को थोड़ा समझना चाहते हैं, यानी वही हेडिंग बढ़ेगी। तो हेडिंग क्या हो गई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी ये घटना है क्या, मैं इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। अभी मैंने आपको सिखाया था कि चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसे हम लोग क्या लिखते हैं? फाई बी। फैराडे ने प्रैक्टिकल्स किए, बताया था भी। प्रैक्टिकल के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ वो परिभाषा के रूप में मैं बता रहा हूं। फैराडे ने 1800 करीब 31 के आसपास ये प्रैक्टिकल किया है। कब? सन 1830-31 के आसपास। तो सन से मतलब यहां नहीं है, हालांकि हम ये कहेंगे फैराडे ने प्रयोग द्वारा यह प्राप्त किया कि यदि किसी परिपथ से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। किसके मान में? फ्लक्स। चूंकि चुंबक तक पढ़ ही रहे, चुंबकीय फ्लक्स बोलना जरूरी नहीं है, फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स से है।
तो हम कहेंगे फैराडे के अनुसार यदि किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? और अगर परिपथ पूर्ण है, पूर्ण माने कंप्लीट, कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट सुना है ना, कहीं कटा फटा हो, जल जाए, खराब हो जाए कोई, उसको शॉर्ट बोलते हैं। तो शॉर्ट ना हो, सर्किट पूरा हो। तो यदि परिपथ पूर्ण है तो उस परिपथ में एक धारा बहने लगती है। तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? और जो धारा होती है उसको कहते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं? तो परिपथ में एक धारा बहने लगती है। उत्पन्न चुंबकीय, देखो, उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ये धारा तब तक परिपथ में रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होना बंद हुआ, धारा घट के 0। ये घटना, कौन सी घटना? कि फ्लक्स में परिवर्तन करो और धारा पैदा हो जाए, फ्लक्स में परिवर्तन करो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इस परिभाषा को मैं लिखा रहा हूं, फिर आगे हम प्रैक्टिकल से समझाएंगे इसको। तो सबसे पहली लाइन शुरुआत यहीं से करेंगे। फैराडे के अनुसार, ये वैज्ञानिक का नाम है, फैराडे के अनुसार यदि किसी परिपथ से गुजरने वाले, यदि किसी परिपथ से गुजरने वाले वैद्युत, ये तो चुंबक पढ़ा रहा है, अच्छा, किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ पूर्ण है, यदि परिपथ पूर्ण है तो प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। अब देखो, ये विद्युत वाहक बल हो या ये धारा हो, ये तभी तक बहती है या रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो लिखिएगा, यह प्रेरित धारा तब तक प्रवाहित होती है, यह प्रेरित धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कितना नोट करो भाई। देखिए, ये चुंबकीय फ्लक्स, मेरी बात फिर समझना है बात। अगर कोई परिपथ है उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है
उसके मान को या तो घटाएं या बढ़ाएं, तभी तो परिवर्तन कहेंगे। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो ही प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। और यही घटना यानी फ्लक्स बदलने से प्रेरित धारा का उत्पन्न होना, यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है भाई? चुंबक के मान में परिवर्तन हो रहा चुंबकीय फ्लक्स में, देखो, और विद्युत पैदा हो रही है, इसलिए तो नाम पड़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। परिवर्तन हो रहा है किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में। और प्रेरित कौन हो गई? धारा। तो ये तो परिभाषा की बात हो गई। हम ये और बताना चाहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे कैसे किया जा सकता है, कौन सी विधियां जिसके द्वारा हम फ्लक्स फाई में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस बात को भी थोड़ा सा एक दो बिंदुओं पर लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स निम्न विधियों से बदला जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स निम्न प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। देखो अब जरा इसमें मुद्दे पे बात करते हैं। पहले मैं सूत्र समझा दूं तो आपको आसान लगेगा समझने में। बी डॉट ए है कि नहीं बताओ? अच्छा, यही तो फ्लक्स होता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन करना हो तो या तो बी बदले या ए बदले, तभी तो फाई बदलेगा। देखो बी कैसे कैसे बदल सकता है जरा समझना। चुंबकीय क्षेत्र धारा के मान पर निर्भर करता कि नहीं करता चुंबकीय क्षेत्र? बताओ। तो देखिए इसकी कुछ विधियां हैं। पहली विधि समझना, अगर कोई क्वायल वगैरह कुंडली, जैसे ये मान लो ये सर्किट के क्वायल है, इसको क्वायल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसके पास में अगर कोई चुंबक लाया जाए, जितना पास आएगा चुंबक का प्रभाव उतना ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बताओ? या दूर ले जाया जाए तो प्रभाव घटेगा। घटना या बढ़ना दोनों परिवर्तन होते कि नहीं? हमें परिवर्तन से मतलब है, इससे मतलब नहीं कि घट रहा कि बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चुंबक और परिपथ के बीच की दूरी को घटा या बढ़ा करके भी फ्लक्स को बदला जा सकता है। एक विधि ये है। तो लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट में, किसी चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति द्वारा, यानी इनके बीच में गति कराओ, या तो एक इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए, या दोनों दूर जाएं या दोनों पास आए, इनके बीच गति होगी तो बदलेगा। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, देखो अगर परिपथ में धारा हो पहले से, उसका मान धीरे धीरे हम बढ़ाएं या धीरे धीरे घटाएं तो भी भाई बी का मान बदलेगा कि नहीं? क्योंकि बी का देखो मान धारा पर निर्भर करता है। याद है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसे याद आया? तो अगर आई का मान बढ़ेगा घटेगा तो बी बढ़ेगा घटेगा कि नहीं बताओ? और बी में परिवर्तन होगा तो फाई में होगा। तो हम दूसरे बिंदु पे कह सकते हैं, धारा के मान को बढ़ाकर, धारा के मान को बढ़ाकर, एक बिंदु। दूसरा पॉइंट इसके अगले पॉइंट पे बढ़ा लो, फिर धारा के मान को घटाकर, धारा के मान को घटाकर। अगला पॉइंट सुने, धारा अगर बह रही हो, प्रवाहित हो रही हो, स्विच ऑफ कर दो तो भी तो धारा बदल जाएगी, तो भी बदलेगा, तो फाई बदलेगा। तो हम कहेंगे परिपथ में या तो स्विच ऑफ कर देते हैं तो भी परिवर्तन होता, ऑन कर दें तो भी। तो हम कहेंगे स्विच को हम लोग स्विच भी लिख सकते हैं, कुंजी भी लिख सकते हैं। हम तो स्विच लिख रहे हैं। स्विच को चालू करके या बंद करके, स्विच को चालू करके या बंद करके, ये तमाम विधियां, इनको नोट कर लें जरा। देखो अब हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि फैराडे ने कौन सा प्रैक्टिकल किया था, कैसे ये बात पता चली इनको
कि धारा बहती है अगर चुंबक की गति हो या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो थोड़ा सा गौर से समझिएगा बातें भाई जी। देखो एक कॉइल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम? कॉइल माने कुंडली, ऐसे सर्किट, और इस सर्किट में एक केवल हमने धारा मापी जोड़ा है। क्या जोड़ा भाई जी? हाँ, इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हो, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? धारा मापी। देखो धारा मापी धारा मापता नहीं है, वास्तव में ये पता करता है कि धारा है परिपथ में कि नहीं है। होगी तो ये सुई विक्षेपित होती है, और किस दिशा में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये बताता है। इसमें थोड़ा सा चेंज करके धारा मापी को अमीटर में बदला जा सकता है, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं। वोल्टमीटर में बदला जा सकता है ये, लेकिन धारा मापी है, ना मीटर है ना वोल्टमीटर है। तो सुनिए, अब देखो इस सर्किट में देखो जरा गौर से, कोई सेल जुड़ा है क्या? कोई बैटरी जुड़ी है क्या? इसमें कोई धारा नहीं है, अभी कोई धारा नहीं है, अभी इसकी सुई में कोई विक्षेप भी नहीं, जीरो पे है। अब इसके निकट मैं एक चुंबक ला रहा हूं, ध्यान देना बच्चा लोग, एक चुंबक इसके करीब ला रहा हूं, और चुंबक का नॉर्थ पोल इसकी ओर है। एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी अपने आप बनानी है, मैं लिखूंगा नहीं, लिखना अपने आप समझ लो, केवल जो बातें कर रहा हूं ये लिखनी पड़ेंगी। सुनिए, ध्यान से सुनते रहना। हमने कहा एक सर्किट है या एक कुंडली है, एक कॉइल है जिसमें एक धारा मापी जुड़ा है। इसके निकट हम एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ला रहे हैं। अच्छा, ये चुंबक पास आ रहा है तो चुंबकीय प्रभाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है ये भी जान लो। चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय रेखाएं ऐसे ऐसे निकलती हैं चारों तरफ की, नहीं ऐसे देखो, ये ऐसे घूम घूम के ऐसे आती हैं, लेकिन हम इतने हिस्से बता रहे हैं, ऐसे ये चुंबकीय रेखाएं निकल रही मान लो। अगर एक रिंग यहां रखी देखो, तो अभी 2 3 4 रेखाएं इससे गुजर रही कि नहीं, बताओ? यही रिंग जैसे जैसे पास आएगी ज्यादा संख्या में रेखाएं गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी? और एकदम पास अगर ये रिंग चली गई देखो, तो सभी की सभी रेखाएं इससे होकर गुजर रही। यानी जैसे जैसे चुंबक इस रिंग के करीब आ रहा है या रिंग इस चुंबक के करीब आ रही है, चुंबकीय रेखाओं की संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, बताओ? उसके अंदर से होकर गुजरने वाली। और अगर चुंबकीय रेखाओं की संख्या बढ़ रही, और चुंबकीय रेखाओं की संख्या को तो फ्लक्स कहते हो। अभी फ्लक्स की परिभाषा पढ़ाई मैंने शुरू में, थ्योरी वाली, कि किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स है। जब संख्या लगातार बढ़ रही तो फ्लक्स बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? बोलो। यानी जैसे जैसे चुंबक करीब आ रहा है तो इस कॉइल के अंदर से, इस कॉइल के अंदर से, इस कॉइल के अंदर से जाने वाली रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी? फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा मतलब बदलेगा, ये तो मतलब वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। इसको और आसान समझने के लिए देखो, एक झाड़ू होती है जो सफाई कर्मी लोग रखते हैं, मैं एक समझा दे रहा हूं, तुम लोग अन्यथा बना लेना। उसमें ऐसे सीकें ऐसे फैली होती हैं, कभी देखना, देखिए तुम लोग इनकी नहीं देखी भाई, हो सकता कोई अंग्रेज आया हो ऑस्ट्रेलिया से, मैं नहीं पता, उसने ना देखा हो, हमने तो देखी ऐसी झाड़ू लेके जो सुबह सुबह नहीं झाड़ू लगाती, उनकी इस झाड़ू पे एक रिंग लगी होती लोहे की, जो अच्छी क्वालिटी की झाड़ू होती है। आजकल तो तार से बांध लेते हैं लोग, पहले एक लोहे की रिंग हुआ करती थी। मेरे स्कूल में जो झाड़ू थी तो उसमें ऐसा एक लोहे का रिंग लगा था, तो मैंने वहीं से फ्लक्स को समझा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, चीज समझनी है, जैसे समझो। ये रिंग जब यहां पर बंधी है, ध्यान देना, तो पूरी पूरी सीकें उससे आर पार जा रही कि नहीं जा रही? और अगर ये रिंग मान लो खिसक के इस जगह पहुंच जाए तो इनकी संख्या थोड़ी कम जाएगी कि नहीं? जब यहां कहीं पहुंच जाएगा तो ये संख्या और कम हो गई कि नहीं? यानी रिंग जितना दूर होगी इस झाड़ू से, उतनी कम सीकें उसके अंदर से होकर गुजरेंगी, और जितना पास आएगी उतनी ज्यादा गुजरेंगी। कुल मिला के मैं फ्लक्स समझना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि ये जब पास में आएगा तो चुंबकीय रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, फ्लक्स बदलेगा, धारा बहेगी। और चूंकि ध्यान रखना, ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये जन्म लेती है। बेटा हमेशा बाप का विरोध करता है, किसका? पाकिस्तान भारत का विरोध करता कि नहीं करता है? बेटा ही तो है, हमने तो पैदा किया उसको। तो देखो, यानी यहां पर
यहां पर इस नियम को कहते हैं लेंज का नियम, आगे विस्तार से पढ़ाऊंगा। मैं ये कह रहा था आपसे कि जिस वजह से पैदा, इसमें फ्लक्स क्यों बदल रहा है, क्यों विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, पता है? क्योंकि ये चुंबक पास आ रहा है। चुंबक के पास आने का विरोध पता कब हो सकता है? जब यहां पर भी उत्तरी ध्रुव पैदा हो जाए। देखो, अगर यहां नॉर्थ पोल पैदा हो जाए, नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते कि नहीं करते हैं? विरोध करेगा इसका कि नहीं करेगा? अगर यहां नॉर्थ पोल पैदा हो गया तो धारा की बहने की दिशा कैसी प्राप्त होगी? देखो, ये हो गई उल्टी दिशा में। देखो, यानी इसको ऐसा प्रवाह होगा। तुम्हारे हिसाब से घड़ी की दिशा है या घड़ी से उल्टी दिशा है? बताओ। उल्टी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो धारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें जो सुई होगी वो इस तरफ को विक्षेपित होगी, एंटी क्लॉकवाइज धारा आएगी। कैसी आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात तो अपने आप धारा पैदा हुई, इसमें कोई सेल नहीं जुड़ा था। इससे पता चला कि चुंबक के पास आने से धारा उत्पन्न हुई, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हुआ। इसी प्रैक्टिकल के 4 पार्ट तुम्हें समझाने। तो पहला पार्ट हमने समझाया, इसमें बस लिखना इतना है तुम्हें कि यदि किसी परिपथ के निकट चुंबक को लाते हैं, जैसे कि उसका उत्तरी ध्रुव पास में आ रहा हो, तो उस परिपथ के अंदर भी एक उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होगा, जिस वजह से एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। अब मैं दूसरा डायग्राम इसी का समझाता हूं, सुनिए। 4 डायग्राम में इसको समझाना है तुम्हें। दोबारा फिर ऐसा परिपथ बनाना, धारा मापी लगाना, चुंबक लेना, दक्षिणी ध्रुव पास में लेके आना। जब दक्षिणी ध्रुव पास में आएगा, उसके पास आने का विरोध होगा। पास आने का विरोध कैसे हो सकता है? जब इसके अंदर दक्षिणी ध्रुव पैदा हो जाए। देखो, तो दक्षिणी ध्रुव के लिए धारा कैसी प्रवाहित होगी? देखो, ये क्लॉकवाइज होगी, तो विक्षेप इससे उल्टा होगा इसका कि नहीं होगा? तो धारा क्लॉकवाइज होगी। इसको भी इस तरह ही लिखेंगे, हम कहेंगे यदि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कुंडली के निकट आएगा, तो कुंडली में भी दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न होगा उस ओर, जिससे धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज होगा। और चूंकि इसमें कोई बैटरी तो जुड़ी नहीं है, इसका मतलब चुंबक के पास आने के कारण धारा बह रही है। प्रेरण हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा डायग्राम, फिर क्वाल बनानी तुम्हें, फिर धारा मापी जोड़ना है। इस बार उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाते हुए दिखाना। अब जब दूर जा रहा है, देखो, तो फ्लक्स का मान घटेगा, घटे या बढ़े हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है बदलने से। बदलेगा तो यहां पर एक पोल फिर पैदा होगा, वो ये कोशिश करेगा ये दूर ना जाए। हमेशा उस कारण का विरोध होगा जिसकी वजह से पैदा हुआ। यहां क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि दूर जा रहा है। दूर जाने का विरोध कब हो सकता है? जब यहां पर उल्टा ध्रुव जन्म ले। देखो, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, तो ये साउथ वाला कहेगा भैया वापस आ जाओ। तो देखिए, इस समय फिर धारा यही दिशा में आ गई। देखो, क्लॉकवाइज आ गई फिर से। यहां पर यही बात फिर लिखनी है। अच्छा, अगले स्टेप पे चौथा डायग्राम। एक बार उत्तरी ध्रुव को दूर भेजकर देखा है, अब एक बार दक्षिणी ध्रुव को दूर भेजिए। फिर ये दूर जा रहा है, इसको रोकने कौन कोशिश कर सकता है? नॉर्थ पोल। विपरीत ध्रुव बने। यहां पर देखो, एनएस रूल तो पीछे सिखा चुका हूं ना मैं धारा का, तो इससे धारा की दिशा पहचानी जाती है। इस तरफ को धारा बहेगी, इसका मतलब देखो ऐसी धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? तो ये कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज हो गई धारा। यानी हम ये कह सकते कुल मिला के कि चुंबक को अगर सर्किट के पास लाएं या दूर ले जाएं, दोनों परिस्थितियों में सर्किट के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये प्रैक्टिकल से सिद्ध हुआ। इसमें कोई सोर्स तो लगा नहीं था ना, बैटरी अपने आप धारा बनी कि नहीं बनी, और चुंबक की गति के कारण बनी। सिद्ध हो गया एक्सपेरिमेंटली। इस चीज को लिख लेना। मैं यहीं पर वाणी विराम देता हूं। इतनी देर आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।